ना मैं पहले मैं जनरल फैज़ साहब को कोई जानता था, ना मैं जनरल आसिम मुनीर साहब को पहले कोई एज़ सच जानता था। तो ताल्लुक जो होता है वो तो पोज़ीशंस का होता है। इस वक़्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ साहब से पूछें कि क्या उनके बेटे सुलेमान शहबाज़ ने कि आप ऐसी हरकतें ना करें जिसकी आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि जिन लोगों को लोकली उन्हें हायर किया है, फिर वो आपको पता है वो फिर गायब हो जाएँगे। वो फिर चलेगा अज़हर सर। के शायद भाइयों के साथ कहीं खाना खा रहे हों। बात ये है कि मुझे पता है कि जो हमारी गलतियाँ हैं उनको कहाँ एक्सपोज़ करना होता है, कहाँ नहीं करना होता। कोई डीजीआई, एसपीआर मुझे नहीं सिखा सकता है, सच में मुझे उनसे बहुत बेहतर पता है। हकीकत ये है कि वो भी पीटीआई हैं, मैं भी पीटीआई हूँ। अगर हमने एक-दूसरे के लिए अगर कलेक्टिवली खड़ा नहीं होना, तो वन बाय वन वो आपको तोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी एक्सक्लूसिव के साथ आज हमारे मेहमान होंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथी थे, लेकिन जब इमरान खान ने देखा और उनका दौर इक़्तिदार आया तो इन्होंने फिर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में सियासत में भी हिस्सा लेने का फ़ैसला किया, बरतानवी शहरियत भी तर्क करने का फ़ैसला किया। लेकिन 9 मई के बाद और कुछ ऐसी मुश्किलात और ऐसी रुकावटें इनके ऊपर आईं कि इनको पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। आजकल काफ़ी ज़्यादा ज़ेर-ए-ताब है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही पूरी ज़ेर-ए-ताब है, लेकिन जिस तरीके से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इन्होंने महाज़ सँभाला हुआ है, तो इस वक़्त इसलिए इनके ऊपर थोड़ी-सी सख्तियाँ ज़्यादा हैं। ज़ुल्फ़ी बुख़ारी साहब हमारे साथ आज मौजूद होंगे। ज़ुल्फ़ी बुख़ारी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू ज़ुबैर भाई, मैं हल्की-सी एक छोटी-सी करेक्शन कर दूँ आपकी इजाज़त से। वो ये था कि 9 मई से मैं कोई 12 दिन पहले दुबई और लंदन में था, काम के सिलसिले में निकला हुआ था। और फिर जब खान साहब ने अपने जलसे अनाउंस किए थे, तो फिर मैं वापस आ रहा था, लेकिन तब तक 9 मई हो चुका था। फिर 10 मई को या 11 मई को खान ने अनाउंस किया था कि मैंने ज़ुल्फ़ी को बोला है कि बाहर रहे और इंटरनेशनल चीज़ें हुँ, सँभाल ले। तो मैं एक्चुअली उससे पहले ही 10-12 दिन खान साहब की इजाज़त से लेके अपना कारोबार देखने बाहर गया हुआ था। वरना आपने अगर साथ वहीं ही अगर वहीं होता तो फिर मुझे बाहर निकलने की बिल्कुल वो नहीं थी कि मैं वहाँ से निकल सकता भी 2 मिनट के लिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली। आपने बात ही वहाँ से शुरू की है, तो मैं भी उसी से ही फिर सवालात का आगाज़ कर देता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं, वो ये कहते हैं कि आपका जनरल फैज़ हमीद के साथ इतना गहरा ताल्लुक था कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि ये होने वाला है, इसलिए आप पहले ही मुल्क से बाहर चले गए थे। मतलब है कि बनाने के लिए तो बंदा कुछ भी बना ले। लेकिन एक्चुअली जब मुझे याद है जब मैं दुबई 3 दिन रुका था, फिर मैं वहाँ से लंदन गया, फिर जब खान साहब की मुझे कॉल आई कि मैं जलसे अनाउंस हुए तो अटक का जलसा बीच में आ रहा था। फिर हमारी उसमें एक किस्म की एक बहस हुई थी, आर्गुमेंट हुई थी। मैंने बोला मुझे और टाइम चाहिए लंदन में क्योंकि मैं 6 महीने से अपने कारोबार को नहीं देखने आया। तो मैं जब अपना बिज़नेस देखने थे, तो मैं आप 2-3 हफ्तों में वापस आऊँगा। तो उन्होंने बोला नहीं या तो जलसा करो या वहीं रहो। तो मैंने बोला ठीक है मैं वापस आता हूँ। तो जो ही मैं दुबई पहुँचा 8 मई को, फिर सुबह 9 मई को मेरी फ्लाइट थी वापसी और खान साहब अरेस्ट हुए हुए। तो हकीकत तो इसमें ये है। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी एक सबसे बड़ी खबर है इस वक़्त पाकिस्तान में। ज़ाहिर है वो साबिक डीजी आईएसआई हैं और जिस तरीके से अफ़वाज पाकिस्तान के जो मीडिया डिपार्टमेंट है उन्होंने ऐलान किया है कि अब उनका कोर्ट मार्शल का आगाज़ कर दिया गया है, तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान में। आपके साथ कहा जाता है कि जनरल फैज़ हमीद का गहरा ताल्लुक था और बहुत ज़्यादा जो वज़रा जो इमरान खान के दौर में वज़रा थे, उनमें से एक आप थे, जो बहुत करीबी रिलेशन था आपका और उनका। अब कुछ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुछ हिदायत उनकी तरफ से भी दी जाती थी। तो आप बताएँ कि क्या जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ आप लोगों के साथ कोई राब्ता था? क्या उनकी तरफ से हिदायत आती थी? देखें इसमें लेट्स ब्रेक इट डाउन हाँ, कि होता क्या है। अब मेरा अच्छा ताल्लुकात जनरल फैज़ साहब के साथ था, बिल्कुल था। लेकिन मेरा क्या अच्छा ताल्लुकात जब जनरल आसिम मनीर साहब भी हमारे डीजीआई थे, मेरा उनके साथ भी अच्छा ताल्लुक था। तो मेरा जो ताल्लुक था वो मेरी कुर्सी और उनके साथ था। ना मैं पहले मैं जनरल फैज़ साहब को कोई जानता था, ना मैं जनरल आसिम मनीर साहब को पहले कोई एज़ सच जानता था। तो ताल्लुक जो होता है वो तो पोज़ीशंस का होता है और ये गलती ये होती है कि आप पर्सनल उसको ले लेते हैं।
मैं तो हमेशा इसमें कहता था कि कोऑपरेशन अच्छी हो, मेरा काम ही यही था। क्योंकि ओवरसीज़ भी थी और भी चीज़ें थी, तो उसमें तो अ, डीजीआई का बहुत लेना-देना होता है टूरिज़्म में, वीज़ाज़ में, फ़ॉरेनर्स का आगे-पीछे, उनकी मूवमेंट के अंदर। तो लिहाज़ा इसमें तो कोई ये बनाना, मैंने अभी वो एंटी क्लिप देखा था, तलत साहब का, ख़ैर उनको तो आजकल के ज़माने में कोई भी नहीं सुनता। लेकिन बात ये है कि ये कहना कि जी मेरा कोई कोई उससे गहरा कोई ताल्लुक या ऐसे कुछ, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। उनके साथ भी थे, जब उनसे पहले जो भी डीजीआईएस आए थे, जनरल आसिम मुनीर साहब उनके साथ भी थे। तो एज़ फार एज़ इट गोज़। लेकिन जहाँ तक के बाद में कि जी उनके रिटायरमेंट के बाद भी या जो भी हमें कोई उनसे हिदायत मिलती थी या ऐसे कुछ, मुझे बाकियों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एज़ अ पार्टी एज़ अ होल मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर किसी इंडिविजुअल क्या कोई और ताल्लुकात थे और उनके साथ था, वो मैं नहीं कह सकता। अगर जब आप कह सकते हैं कि जनरल फैज़ साहब ने जब अपनी कोई ऐलान ऐलान किया था या इलाके में अपने इलाके वालों को बुलाया हुआ था, कोई कोई पॉलिटिकल कोई एक गैदरिंग हो सकती है, जो भी आप कहें, तो उसमें हम तो शामिल नहीं थे। तो जो भी उनके करीबी-करीबी थे, वो वीडियो निकाल के देख लें और वो पता चल जाएगा कि कौन, अगर 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 सीट के बाद भी अगर कोई करीबी था, तो वो नज़र आ जाएगा। कल सीनियर और वो सहाफ़ी और सॉरी ज़ुबैर भाई, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्यों नहीं होने चाहिए? अगर आप किसी के जनरल आप मैंने किसी के साथ अगर काम किया हो, वो रिटायर हो जाए या मैं रिटायर हो जाऊँ, तो क्या आपका रिश्ता नहीं 2 रहेगा साल के बाद वो उस लिहाज़ से? पॉलिटिकल उसमें अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कल सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने ये दावा किया है कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा राब्ते में थे और जब से इमरान खान साहब जेल गए हैं, तो वो उसका फ़ायदा ले रहे थे और फैज़ हमीद ही पूरी जमात जो है वो चला रहे थे। ये कौन कह रहा था? हामिद मीर साहब कह रहे थे? जी, जी, जी। देखिए, मैं हामिद मीर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं कोर कमेटी का भी मेंबर हूँ, मैं पॉलिटिकल कमेटी का भी मेंबर हूँ। और मैं एटलीस्ट अपने ज़हन में मैं समझता हूँ कि मैं कनेक्टेड हूँ पार्टी के अंदर, और हर रोज़ के हमारे राब्ते होते हैं और कमिटीज़ होती हैं, बातचीत होती है, इंडिविजुअली भी, कलेक्टिवली भी, और हम अपने नैरेटिव्स भी बनाते हैं हर चीज़ में। कभी मैंने ज़िक्र नहीं सुना कि जी कोई ऐसी कोई एज़ सच बात अ, हुई भी हो। और अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी का राब्ता था भी सलाम दुआ, तो वो उनका अपने ज़र्फ़ है, उनका अपनी चीज़ है, उनकी अपनी रिलेशनशिप है। मेरी भी कोई किसी के साथ बुरी रिलेशनशिप किसी के साथ भी उस तरीके से नहीं है। तो लेकिन अगर कोई एक दफ़ा भी हामिद मीर साहब बता दें कि ह कोर कमेटी को, पॉलिटिकल कमेटी को, किसी और को कोई एज़ सच कोई डायरेक्शन मिली हो, चाहे जनरल फैज़ साहब हों, चाहे और कोई जनरल हों, तो मेरे लिए बहुत एस्टोनिशिंग न्यूज़ होगी, लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी को बैक करने के लिए हामिद मीर साहब को बताना चाहिए कि एटलीस्ट एक एग्ज़ाम्पल अगर दे दें, तो फिर मैं मानूँ, वरना एक एग्ज़ाम्पल भी नहीं आना चाहिए, तो फिर तो ये एक एक बनाई हुई एक हवा होती है ना जी, अरेस्ट हो गए, ओहो! वो तो ये कर रहे थे पीछे से, वो तो ये कर रहे थे पीछे से, इट्स ऑल रबिश। इट्स एब्सोल्यूट रबिश। ये तमाम तर एलिगेशंस थे जो मैं चाहता था कि आप इसके ऊपर क्लैरिटी दें। ये तासर भी दिया जाता है कि इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद का कोई बहुत ही अच्छा ताल्लुक था। मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप थोड़ी-सी मालूमात भी हमारे नाज़रीन को दें कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मरहला मुकम्मल हुआ, उसके बाद किस तरीके से ताल्लुक आप लोगों का कैसा ताल्लुक था इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, जनरल फैज़ हमीद के साथ और जनरल बाजवा के साथ भी इटसेल्फ, क्योंकि ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात करने के लिए गए और उनको कहा गया कि मेरे सर के ऊपर हाथ रखें, मुझे आर्मी चीफ बनाएँ और आखिरी मौके तक जनरल बाजवा जो थे वो ये चाह रहे थे कि जो उनके लोग हैं उनको आर्मी चीफ बनाया जाए। तो ये ज़ाहिर है आप बड़ा क्लोज़ली इन सारी चीज़ों को देखा है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी इसके ऊपर कुछ बताएँ हमारे नाज़रीन को। या देखें, बात ये कि अगर जनरल फैज़ साहब को अरेस्ट किया गया हो क्योंकि उनके कोई करप्शन के कोई इश्यूज़ हैं, कोई और चीज़ है, तो वो फ़ौज की इंटरनल इश्यूज़ हैं। और सिर्फ़ अगर आप समझते हैं कि अगर जनरल फैज़ साहब भी, अगर आप कहते हैं करप्शन के उनके चार्जेज़ हैं या जो भी, मुझे नहीं पता कि क्या है, तो क्या सिर्फ़ उनके थे या और भी कोई फ़ौजी थे उस वक़्त, जिनके नहीं थे? क्या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के नहीं थे? तो क्या ये एक एक एक
पहले तो ये देखें कि अगर एक तो ये चीज़ है कि इट्स गुड कि आर्मी को बिल्कुल एक ऐसी पेडेस्टल पे नहीं डाला हुआ हो कि उसको कोई हाथ नहीं लगा सके, चाहे वो जितने भी अच्छे थे या बुरे थे। मैं नहीं कह रहा कि अच्छे थे या बुरे थे। लेकिन अगर कोई हो, तो उन पे कभी हाथ नहीं डाला सकता। तो ये एक वेलकमिंग चीज़ है कि पॉलिटिशियन, सिविलियन, आर्मी ऑफिसर, जज, हर एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने एक्शंस के लिए और सही, अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है? अपने-अपने कोर्ट्स के अंदर अपने-अपने सिविलियन है, तो आप सिविलियन कोर्ट में ही आपको सज़ा दी जा सकती है। मिलिट्री कोर्ट में नहीं दी जा सकती। मिलिट्री में है तो आपको मिलिट्री के आपके अपने कोड ऑफ कंडक्ट है, अपना कोर्ट है, तो वहाँ वो दी जा सकती है। लेकिन टू पिन पॉइंट वन पर्सन आउट, एक तो पहली बात तो ये कि लुक्स ऑड, लेकिन जो भी है, वो अपना इंडिविजुअलिस्टिक एक उनका एक इंटरनल इश्यू है फ़ौज का, हुँ, जनरल फैज़ साहब का साथ या किसी और के साथ। तो इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। दूसरी चीज़, अगर हम ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल राइवलरी है विदिन आर्मी रैंक्स, तो अगेन वो एक फ़ौज की पॉलिटिकल इंटरनल इश्यू है। हमारे साथ या किसी और जमात के साथ कोई लेना-देना नहीं है। अगर ये हुआ है क्योंकि सारी बाकी जो वारदातें थी खान साहब के खिलाफ, वो फेल हो चुकी हैं। चाहे केसेस हों, चाहे जस्टिस फैज़ ईसा हो, चाहे कोई और हो, तो अभी एक नई चीज़ बनाने की कोशिश की जा रही, अगर की जा रही है कि हुँ। जनरल फैज़ साहब की कोई खान साहब के साथ कोई बहुत बड़ी प्लानिंग मैं देख रहा था 1-2 इंटरव्यूज़ में, तो ये भी उन उन जैसे कि ईसा साहब का अंजाम है, वो भी वही अंजाम होगा, जैसे बाकी सारे केसेस थे तोशा खानम के 190 के साइफर के, उसका अंजाम वही होगा क्योंकि सच के कोई पाँव नहीं होते। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि बार-बार अगर ये हमारे साथ जोड़ा जाए, तो रियलिटी तो ये है कि मैं पूरे मीडिया को चैलेंज करता हूँ कि इस वक़्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से पूछें कि क्या उनके बेटे सुलेमान शहबाज ने जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम एज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिकमेंडेशन सलमान शहबाज ने दी थी। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, ये किस टाइम मैं ये आपको मा गारंटी करके देता हूँ कि ये बात है। तो ट्राइंग टू और अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत बात है या सही बात है, मतलब है कि हुँ, ये नहीं कि ये सच है, ये गलत है, लेकिन कि अच्छा है कि उन्होंने दी है या नहीं दी, मैं उस पे जा ही नहीं रहा। लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर बंदा अपनी पॉलिटिकल या अपनी प्रमोशन या अपने हायरार्किकली अपनी-अपनी चीज़ें करता है, चाहे वो एक पार्टी के साथ हो या वो दूसरी पार्टी के साथ हो। तो उसको सिर्फ पीटीआई के साथ लिंक करना लेकिन एक ज़ुल्फ़िकार गैर बुखारी साहब मुनासिब बात है। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा। आप ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब ने आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब ने अपनी प्रमोशन के लिए नून लीग में भी अपनी जो है वो लॉबिंग की। जो उनका नाम था टू बी सिलेक्टेड एज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो सुलेमान शहबाज ने नाम रिकमेंड करके लिखवाया था वहाँ। हम तो नहीं लिखवा सकते ना, जुल्फ़ी हुँ, बुखारी तो नहीं कर सकता, इमरान खान तो नहीं कर सकता, पीटीआई तो नहीं कर सकती। तो या तो फ़ौज के अंदर से किसी ने रिकमेंड किया होगा या जो पॉलिटिकल पावर्स थी उस वक़्त की जिनके पास वो ग्रिप थी ऑफ द पावर कॉरिडोर्स, या तो वहाँ वहाँ से वो नाम आएगा ना। तो हम तो आउट हैं उस इक्वेशन से। सही, एग्रीड? सही। ये तो एग्रीड है ना। तो फिर रह यस, जाएगी पीपीपी, नून तो गवर्नमेंट में एंड है, ज़ाहिर एंड इख्तियार एंड आपके पास एंड एंड आर्मी इटसेल्फ। तो हुँ, खुद निकाल के खोज के देख लें एंड यू विल फाइंड द आंसर। मैं चैलेंज करता हूँ कि ये बात सही है। सही। अच्छा, मेरा सवाल वही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपकी हुकूमत खत्म हो गई। ज़ाहिर है वो मिसाली आप लोग खुद दावा करते थे कि सेम पेज है। उस हुकूमत खत्म होने के बाद आप लोगों ने क्या देखा? क्या आप लोगों के जो रिलेशंस थे, वो सेम पेज खत्म होने के बाद किस तरीके से एक्सपोज़ हुए? ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, ये तो खान साहब ने बार-बार बताया है कि उनको 3-4 महीने पहले से उनको अपनी अ, अपनी इंटेलिजेंस से हर जगह से उनको आ रहा था कि जनरल बाजवा साहब अ, 360 प्लेयर बन चुके हैं, हर तरफ खेल रहे हैं। तो उनको एक चीज़ की वो थी, बाद में जो भी प्रमोशंस, जो भी ये चीज़ें खान साहब से करवाना चाहते थे और इश्यूज़ थे,
सारा रशिया का ट्रिप खान साहब पे डाला गया था, जब वो एक कलेक्टिव हुँ। कलेक्टिव डिसीजन थी विद द कंसेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट द टाइम। लेकिन वो सारा डाला गया जी, साइफर भेजे गए कि जी ये तो हमारा था ही नहीं, ये तो खुद उसने किया है, खुद वो जाना चाह रहे हैं, खुद पीएम ये लीड कर रहे हैं, ये वो। ये सारी चीज़ें, एक इसमें दरार फिर आती गई 2-3 महीने। एक वाकया नहीं होता, एक बिल्डअप होता है, एक ट्रस्ट डेफिसिट का, और वो बिल्डअप होता गया और आखिर में एक फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई। अच्छा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक एलिगेशन ये भी लगाया जाता है कि जब आर्मी चीफ की, जो मौजूदा आर्मी चीफ है, उनकी तैनाती का वक्त आया तो जनरल बाजवा ये कोशिश करते रहे कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो तैनात ना हो, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस्तेमाल किया और आप लोगों ने लॉन्ग मार्च भी किया। उसमें फिर वजीराबाद में इमरान खान के ऊपर एक कातलाना हमला भी हुआ। तो इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए क्या जनरल बाजवा साहब ने इस तरह की कोई ख्वाहिश आप लोगों के सामने रखी थी? नहीं, देखें, मैं इस चीज़ में मैं ये नहीं, मैं कोई गारंटी से, जो चीज़ सच है, जो मैं मानता हूँ वो मैंने खुल के बोली है, ठीक है जी? इसमें कोई मैं आए-बाएँ नहीं कर रहा। लेकिन जो चीज़ मुझे उस चीज़ का कोई बिल्कुल इल्म ना हो, तो मैं उस पे कोई ज़्यादा बोल नहीं सकता। लेकिन मैं ये गारंटी करके बोल सकता हूँ कि मेरे सामने आखिरी, जब तक मैं लंदन नहीं जा चुका था, हुँ, कभी भी खान साहब ने ऐसी कोई उस तरीके से कोई बात नहीं की कि हमारा लॉन्ग मार्च किसी के चीफ बनने में है या कोई और चीज़। हमारा मकसद पहले दिन से ये था कि हमें गैर कानूनी तरीके से बाहर निकाला गया है, इलेक्शंस कराएँ, फिर केपी में हमारी गवर्नमेंट थी, वो 90 डेज़ को क्रॉस होगी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। और फिर गवर्नमेंट पंजाब में और फेडरल में, ये सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स थी। हुँ। हमारा जो मार्च था, हमारा धरना हो, हमारे प्रोटेस्ट हो, हमारा जो भी कॉल हो, वो हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ पे थी कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड जमहूरियत के खिलाफ है। उसके अलावा हमारा और किसी स्टांस में नहीं है कि कौन चीफ बने, कौन आई बने, कौन एमआई बने। इसमें हमारा कोई ये सारी चीज़ें आपको सेकेंडरी मैटर करती हैं। लेकिन जब लेकिन आप खान साहब तो खुद ये कह चुके हैं कि वो जनरल बाजवा उनके साथ राब्ते में थे वाया सदर आरिफ अलवी। म मतलब है कि जब वो चीफ थे। नहीं, जब वोट, हाँ, वो चीफ थे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान की हुकूमत, आप लोगों की हुकूमत खत्म हो चुकी थी, तो उसके बाद भी इसका मतलब है कहीं ना कहीं राब्ता तो था। ज़ाहिर-सी बात है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अगर खान साहब का राब्ता था वाया वाया, तो हम्म, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और इमरान खान मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं और सबसे बड़ी जमात हैं, और अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो रोड पे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका होगा तो सही वाया वाया। और बात हमेशा खान साहब की कभी ये नहीं थी कि मुझे वापस ले आओ या ये कर दो। उनका ये था कि इलेक्शंस कराओ भाई। एक ही डिमांड हमेशा से, इलेक्शंस कराओ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगाए जाते हैं कि आप इंटरनेशनली पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं। कुछ फर्म्स आप लोगों ने हायर की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उसमें सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की कैंपेन चलाई जा रही है जो कि मुल्क की बदनामी का सबब है। तो क्यों इस बारे में आपसे ये भी शिकायत होती है? डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि इस तरह की कैंपेन्स कभी पाकिस्तान के हक में या पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए तो कभी नहीं चलाई गई। देखें, मैं बड़े माज़रत के साथ ये कहता हूँ कि आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, माज़रत के साथ, वो बहुत ही एक एक चाइल्डिश किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मतलब है कि बिल्कुल थॉट आउट नहीं थी। मुझे मुझे पूरा यकीन है कि उनको नहीं समझ थी कि वो खुद भी क्या कह रहे हैं। अगर आप उनकी चीज़ को डाइसेक्ट करें, तो उनका क्या कहना है कि आप लॉबी फर्म्स हायर कर रहे हैं बाहर। जी, लॉबी फर्म्स बाहर ही हायर होती हैं, मुल्क के अंदर तो हायर कम ही होती हैं, ठीक है? तो ये एक ये पाकिस्तान के खिलाफ है, अपने मुल्क के खिलाफ है। आप इंडिया की वेबसाइट पे चले जाएँ, उनके 11 लॉबिंग फर्म्स हैं। आप कतर की चले जाएँ, उनके और हैं। आप यूएई की चले गवर्नमेंट जाएँ, ने उनके हायर और की हैं। है। गवर्नमेंट ने हायर की हुई है, ठीक है? आप लॉबिंग फर्म्स को करते हैं। अब लॉबिंग फर्म्स क्या करती हैं?
अगर मैं कोई इवेंट कर रहा हूँ, तो मैं एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म को हायर करूँगा। अगर मैं कोई पीआर कैंपेन करना चाहूँ, तो मैं पीआर फर्म का हायर कर मैं अपने आप को अक्ल-ए-कुल नहीं समझूँगा। मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ हूँगा, अगर मैं समझूँ कि मैं अक्ल-ए-कुल हूँ और मैं पीआर भी कर सकता हूँ, मैं लॉबिंग भी कर सकता हूँ, मैं कोई और चीज़ भी कर सकता हूँ। ये आप अपनी अवेयरनेस प्रोफेशनल्स के ज़रिए आप करते हैं। जो जो मैं कहता हूँ, मेरा हमेशा से स्टांस था कि जो हुकूमत है, वो खुदा ये एडवर्ट्स और इन चीज़ों पे पैसे ना लगाएँ, जो चीज़ें उनको करानी होती हैं, वो सही तरीके से लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए अपनी बिज़नेसेस, गवर्नमेंट के बिज़नेसेस, कंपनीज़, रिसोर्सेज़, नेचुरल रिसोर्सेज़ को ऐसे आप प्रमोट करते हैं। खुद हुँ। जाके एक स्पीच में कह देना कि जी हमारे कोल माइन्स तो इतने ज़बरदस्त हैं, पाकिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट कोल माइन्स इन द वर्ल्ड और इतने डीप हमारे ओशंस हैं और इतने हाई हमारे माउंटेन्स हैं। नो पॉइंट डूड वी हम कोई लेकिन 10 साल से 20 लेकिन साल से ये कर इल्ज़ाम रहे ये हैं। है कि आप अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पर बात करते हैं, बरतानिया में जब आप हाउस ऑफ लॉर्ड की कुछ कमेटी मेंबरान के साथ मिलते हैं, वहाँ पे अफ़वाज पाकिस्तान के मुतालिक बात की जाती है। वो यहाँ पे ऐसा इंप्रेशन पाकिस्तान में दिया जाता है मैं जैसे ये आपको रियासत मुखालिफ है। मैं ज़ुबैर भाई इसका बड़ा आसान आपके पास इसका आंसर है। मेरे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेहर बानो कुरैशी साहिबा ने भी बात की, मैंने भी बात की। आप दोनों की तकरीर लाइव थी, वो चला दें। अगर उसमें आई थिंक अगर हुकू फ़ौज का मेंशन भी हुआ, तो ठीक है, मुझे अपनी लिमिटेशंस पता है। मैं एक बहुत प्राउड पाकिस्तानी हूँ। मैं वो हूँ जिसने अपनी शरीयत अ, बितानी शरीयत छोड़ी है पाकिस्तान के लिए। अपना सब कुछ छोड़ के मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ। पूरी फैमिली को हर चीज़ और हर रोज़ दुआ करता हूँ कि हालात ऐसे हों कि हम वापस पाकिस्तान जा सकें। बात ये है कि मुझे पता है कि जो हमारी गलतियाँ हैं, उनको कहाँ एक्सपोज़ करना होता है, कहाँ नहीं करना होता। कोई डीजीआई, एसपीआर मुझे नहीं सिखा सकता ऐसे, जो मुझे उनसे बहुत बेहतर पता है। तो उनको भी सोचना चाहिए कि अगर मेरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में या किसी की भी कोई एक तरफ भी कोई ऐसी चीज ना हो जो फौज के यूनानिमसली फौज एज ए इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर हम ये बोलें कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जमहूरियत को रोन नहीं रही मुल्क के अंदर, तो ये भी एक झूठ है। लेकिन कहीं भी अगर आप समझ लें कि कहीं फौज की तौहीन हुई है एज एन इंस्टीट्यूशन, तो मैं जिम्मेदार हूं। मुझे शो पे लेके आए, किसी को भी एंकर बना दें बीच में और मेरी एक कोई चीज ऐसी दिखा दें जो कभी भी फौज के खिलाफ हो सके। अब इसमें दूसरा जो मेरा पॉइंट है कि आप ऐसी हरकतें ना करें जिसकी आपको शर्मिंदा होना पड़े। आप ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं जो अगर आप उसमें अगर मैं जाके बोलूं, अगेन नॉट इंस्टीट्यूशन, लेकिन अगर मैं बोलूं कि दो अगर मैं बोलूं कि जी जमहूरियत 8 फरवरी को इलेक्शन फेयर क्लीन और ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, तो जी किसने कराए हैं ये? जी इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, तो ये दिस शहबाज शरीफ ने कराए हैं, नून लीग ने कराए हैं? नहीं, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो ऐसे कुछ कर सके, इतनी रिगिंग कर सके। तो किसकी है? जी, सबको पता है किसकी है। तो आप ऐसी हरकतें ना करें, तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। लेकिन अगेन ना कभी, और मैं फिर से क्योंकि मेरे लीडर हैं और अभी इनने ये जो खान साहब पे केसेस और जी फौज के ये कोशिश लोग ये करते हैं कि पीटीआई या इमरान खान और इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के फेस ऑफ हो। दिस इज नॉट द केस। कोई हुँ। फेस ऑफ नहीं है। इमरान खान एक वाहिद शख्स है जो बार बार अपनी हुकूमत में कहता था सेम पेज सेम पेज सेम पेज। आप मेरी कोई पर्सनल चीज निकाल के, मतलब पर्सनल कोई स्टेटमेंट ट्विटर पे कुछ भी निकाल के देख लें, या इवन ऑन हाउस ऑफ लॉर्ड्स की स्पीच में, या कभी भी मैं पहला बंदा कहता हूं कि कोई भारत की फौज नहीं, हमारी फौज है। कोई हुकूमत सही तरीके से पाकिस्तान के लिए काम कर ही नहीं सकती अगर वो दोनों एक पेज पे ना हो। लेकिन एक पेज के ऊपर भी आपको पता होता है कि आपने यहां तक लिखना है और हमने यहां ही लिखना है। ये नहीं हो सकता कि आप पूरे पेज पे लिख दें। वो पार्टनरशिप नहीं हुई। पार्टनरशिप सब मानते हैं कि जरूरी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन विद इन ईच अदर्स लिमिट्स। अच्छा, जुल्फ़िकार साहब, एक जो सबसे बड़ी एलिगेशन आप लोगों के ऊपर लगाया जाता है, इवन आपकी पार्टी के अंदर से भी ये बात की जाती है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल जो सोशल मीडिया टीम है, वो जिस तरीके से कैंपेन चलाई जाती है, रऊफ हसन साहब ये कह चुके हैं कि वो कैंपेन काफ़ी ज़्यादा जहरीली है।
एसआईएफसी के ऊपर हमने देखा कि एक भरपूर मुहिम चलाई गई। उसके अलावा जिस तरीके से हमीद रहमान कमीशन के मुतालिक जो डॉक्यूमेंट्री चलाई गई, उसके ऊपर एफआईए ने भी इंक्वायरी भी की। तो आपको नहीं लगता, क्योंकि रऊफ हसन साहब तो ये कह चुके हैं कि जो सोशल मीडिया है वो उनकी डोमेन में नहीं आता। इंटरनेशनल मीडिया आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी जिस तरीके से अब बात हो रही है, जो आर्टिकल्स इमरान खान साहब के छप रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इतना जो सख्त कैंपेन है वो सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह के खिलाफ नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि इंशाल्लाह आर्टिकल्स और भी अभी बहुत आने वाले हैं, तो उनके लिए भी तैयार हों। लेकिन उन आर्टिकल्स में बड़ा सब्सटेंस है, बड़ा डेप्थ है। कभी भी खान साहब का ऐसा आर्टिकल ना हो जो खुदा ना खास्ता फ़ौज के खिलाफ हो। तो ये एक जो चीज़ क्लब की जा रही कोशिश की जा रही होती है, इसका मकसद समझें। इसका मकसद है कि इसके अंदर सोशल मीडिया भी डाल दें, इंटरनेशनल मीडिया भी डाल दें, खान साहब का आर्टिकल्स भी डाल दें, इसमें ये भी डाल दें एंड मेक ये पूरा एक सिनेरियो और मोटिव बना दें कि जी नैरेटिव बना दें कि ये खुदा ना खास्ता पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ है। हरगिज़ नहीं। हम सब जब एक चीज़ को मान रहे हैं कि हमारा फ़ख्र है, हमारा हमारी प्रोटेक्शन है, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, उसको आप ब्रेक अप करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बच्चों वाली कि जी सारा सोशल मीडिया देखें, जो सोशल मीडिया फ़ौज के खिलाफ लिखे वो हमारा सोशल मीडिया नहीं है, जो डायरेक्ट फ़ौज के खिलाफ लिखे। अगर आप खान साहब या पीटीआई की सोशल मीडिया उठा के देखें, अब सोशल मीडिया इज़ अ वाइल्ड हॉर्स, उसको कोई नहीं कंटेन कर सकता, ठीक है? इट्स इट्स ओन एनिमल। वो लेकिन ऑर्गेनिकली अगर खान साहब के अकाउंट से हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट की डॉक्यूमेंट्री ट्वीट हुई, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ भी आया और एफआईए इंक्वायरी भी कर रही है। ओ भाई हमीद रहमान कमीशन खान साहब ने जेल में तो लिख के नहीं दी ना। एक कमीशन थी जो बहुत पहले थी, कमीशन आप निकाल के दे दे। अगर आपकी कमीशन और उस डॉक्यूमेंट्री की कमीशन अलग-अलग है तो फिर मैं माफ़ी माँगता हूँ। हाँ, खान साहब माफ़ी माँग लेंगे, पीटीआई पूरी माफ़ी माँग लेगी। अगर कमीशन आपका और उसका वो अलग हो, अगर उन्होंने हुँ। कोई वीडियो लगा भी दी हो जिसमें वो हो तो उसमें क्या कहते हैं कौन-सी इतनी कोई हिडन या कोई सीक्रेट या गलत बात थी, वो उस कमीशन की बात को हाइलाइट कर रहे हैं और ना वो किसी चीज़ में जा रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या था वो एक पॉइंट एक सिंपल पॉइंट और खान साहब का बाय द वे खान साहब का उस ट्वीट के अंदर एक सिर्फ कोट था अबाउट इट। वो पूरी वो निकाल के उन्होंने वो पूरी उस वीडियो की हर बिट और हर सेकंड के बारे में नहीं बोल रहे थे। उन्होंने सिर्फ हुँ। एक पॉइंट उस क्लिप से निकाला, एक पॉइंट, ठीक है? दूसरी चीज़ कि जो बाकी ये फैक्शंस आप देखते हैं बाहर मुल्कों में लोग ट्वीट करते हैं, कोई कोई एक्स मिलिट्री है, कोई फलाना है, कोई ये, वो ना पीटीआई का हिस्सा है, ना हम उनको पहचानते हैं, ना हमारा कोई लेना-देना है उसके साथ। तो पीटीआई की जो सोशल मीडिया है, वो बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब आप उनके लीडर को ऐसे इस तरीके से करते हैं, तो वो वापस फाइट बैक तो करेगी। लेकिन कभी भी उनने एज़ अ फ़ौज, एज़ एन इंस्टीट्यूशन कभी भी उनने कोई चीज़ खिलाफ नहीं। अगर नाम लिया है इंडिविजुअलिस्टिक, अगर नाम लिया है तो एक पर्टिकुलर बंदे का, एक इंसान का, कि फलाना ये कर रहा है या फलाना ये कर रहा है या हमें पता है कि फलाना ये कर रहा है। ये 1-2 चीज़ें कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी एज़ अ इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हो। अच्छा, इसके बारे में ये भी कहा जाता है, क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो जो हीट पाकिस्तान के अंदर लोग महसूस कर सकते हैं, आपको उस चीज़ की परवाह नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये आप लोगों की जमात के तर्जुमान रऊफ हसन साहब मुतादद बार कह चुके हैं। देखें, बात ये है कि मैं हज़ार बातें कर सकता हूँ ज़ुबैर भाई, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कॉलीग्स के ऊपर क्या गुज़ गुज़रती है उसके बाद, ठीक है? तो मैं चैलेंज करता हूँ मेरे से अगर कोई इर्रेस्पॉन्सिबल कभी बात कोई हुई हो, जब मैं अपनी ज़ात की बात कर सकता हूँ। मेरे कज़िन को अंदर 2 महीने जेल में अंदर डाला हो, मुझे पता है कि मेरी वज़ह से मेरे किसी कॉलीग के ऊपर भी ज़्यादा सख्ती आ सकती है। मेरी टीम के ऊपर भी अहमद मेरी टीम का हिस्सा है, बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेटर है, ज़बरदस्त काम करता है। उस बेचारे को अभी भी अडयाला में तालिबान के सेल्स के अंदर रखा हुआ है और वो एक एक नॉर्मल 9 टू 5 लड़का है जो काम करता है अपना, ना उसका कोई सोशल मीडिया से कोई लेना-देना है, ना कुछ और। बात ये है कि मैं इसलिए इन चीज़ों को डिफेंड इसलिए कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ आराम से कुर्सी पे बैठ के कह दूँ कि जी और यकीनन मेरा कोई सोशल मीडिया से कोई लेना-देना नहीं है।
और मैं अपने आप को डिसोन कर दूँ और उनको डिस्टेंट कर दूँ। हकीकत ये है कि वो भी पीटीआई हैं, मैं भी पीटीआई हूँ। अगर हमने एक-दूसरे के लिए अगर कलेक्टिवली खड़ा नहीं होना, तो वन बाय वन वो आपको तोड़ देंगे। सोशल मीडिया हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि मीडिया पे तो हमें आने की इजाज़त नहीं है, ज़्यादातर। ज़ीडिया मीडिया पे तो हमारे जल्द से हमारे नैरेटिव्स, हमारी चीज़ें तो कवर ही नहीं होती, बहुत कम लोगों की होती। मुझे तो इजाज़त ही नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाने की, और जब मैं चला जाता हूँ उस बेचारे टीवी चैनल के ऊपर पैमरा के फाइन्स लग जाते हैं। तो सोशल मीडिया टीम हो, इंटरनेशनल मीडिया टीम हो, लोकल मीडिया टीम हो, जो भी हो, स्पोक्स पर्सन्स हों, हमारे एमपीएज़ हों, हमारे एमएनएज़ हों, सेनेटर्स हों, हम सब एक साथ खड़ा होना होगा। कभी भी मैं अपना ब्लेम शिफ्ट करने के लिए नहीं करता, लेकिन इसलिए मैं क्योंकि बायर हूँ, मैं इसलिए बड़ा कैलकुलेटेड बात करता हूँ। मैं कोई बैठ के यहाँ से तरियाँ नहीं मारता कि जी हमको ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। ना मैं कभी किसी ऑफिसर का डायरेक्ट नाम लेता हूँ, ना मैं कोई ये नहीं क्योंकि मुझे कोई फ़र्क पड़ना है, मैं तो बायर हूँ। हाँ, मेरे पे रेड वारंट्स हर चीज़ लगाई को कोशिश की गई थी लगाने की, लेकिन मैं फिर भी बाहर हूँ, सेफ हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरे पार्टी मेंबर्स के साथ क्या होना है, और मैं कभी भी अपने पार्टी मेंबर को ये ना ये तो इसलिए कह रहे हैं, भड़ के मारा है क्योंकि ये बाहर बैठा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ऐसी बात की नहीं है, मुझे मेरे में इतनी अक्ल है। बुखारी साहब, आपने इंटरनेशनल महाज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बड़ी कामयाबी समेटी है। यूएन का वर्किंग ग्रुप हो, अमेरिका में अवामी नुमाइंदगान का सेशन हो, उसमें इमरान खान की रिहाई की बात हुई। बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो कमेटी है, उसमें इमरान खान की रिहाई की बात हुई। ये तमाम कामयाबियां तो आप लोगों ने समेटी हैं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में क्या इन कामयाबियों को कोई अमली जामा मिलेगा? क्या इमरान खान की रिहाई के हवाले से इंटरनेशनली इस वक़्त क्या मामलात चल रहे हैं और किस तरफ आगे बढ़ेंगे? देखें, इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द मेरा यूरोप का एक टूर है, जहाँ टूर क्या मुझे मैं एक 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 लॉ या एक लेटर पास करना चाह रहा हूँ जो पूरे यूरोप को समेटेगा और सारे ओके। यूरोप की असेंबलीज के अंदर पास होगा और साइन होगा, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त। साथ साथ अगर खान साहब को अभी मैं खाली देख रहा हूँ, एक हफ्ता और रहता है, मैं खाली देख रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी खान साहब की फॉर ऑक्सफोर्ड चांसलर की इंशाल्लाह उस पे भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस पे कई चीज़ें हैं जो वकीलों ने देखना है, और फिर मैं कोई 1 महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, लेकिन मैं खाली कोई 20 मीटिंग्स है, उनको खाली कन्फर्मेशन आ जाए। तो हुँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो ही हीट आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही है, हम इंटरनेशनली भी उस हीट को हम डबल करेंगे। अमेरिका में जो तो इंतखाबात है उनका बराह रास्त किस तरीके से असरअंदाज होंगे वहां पर? अगर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी होती है तो आप समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई में वो बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे, या इस हवाले से आपकी कोई कोशिशें जारी हैं? जी, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ अगर प्रेज़िडेंट ट्रंप फिर से प्रेज़िडेंट बन जाएँ, तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि उनका बड़ा करीबी रिश्ता है खान साहब के साथ। बड़े अच्छे टर्म्स हैं दोनों के, हुँ। जो वो हमेशा ज़ाहिर भी करते हैं। तो इंशाल्लाह आई थिंक उसमें उसमें बेहतरी आएगी। बात सिर्फ़ खान साहब की निकलने की नहीं है, ज़ाहिर बात है वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। लेकिन बात ये है कि अगर कलेक्टिवली हम ये ना सोचें कि इस वक़्त हम अगर ये सोचें कि हम बार-बार कोशिश की जाती है हमें फ़ौज के साथ लड़ाने की। लेकिन हमें ये पूछना चाहिए कि जो 2-3 जो मेन जो टॉप हायरार्की है फ़ौज की, क्या वो इस वक़्त अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछे, चाहे वो टैक्सी में हो, चाहे वो किसी टैंक में हो, चाहे वो एयरफ़ोर्स में हो या वो असेंबली में हो, अगर कोई पाकिस्तानी इस वक़्त कह सकता है कि जो हायरार्की है फ़ौज की, क्या वो पाकिस्तान की इस वक़्त बेहतरी के लिए काम कर रही है या इस वक़्त पाकिस्तान की सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुँच रहा है? ये अगर कोई भी मतलब हाथ अपने दिल पे रख के कह सके कि जी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है दुनिया भर, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है जी, इकोनॉमी चाँद-चाँद हो गई है। रुपया तो बिल्कुल नीचे आ गया है उसके खिलाफ, डॉलर के खिलाफ। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कह सकते हैं, तो फिर इस पूरे 2 साल की जो मैडनेस आपको नज़र आई है, उसमें कोई तुक बनेगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि 2 साल के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ़ एक डाउनहिल स्पाइरल एक गया है,
तो फिर आपको वहीं जवाब मिल जाना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। तो इसमें मैं, आप, मतलब है कि कोई कोई हमारा कोई पर्सनल इसमें कोई चीज़ नहीं है। हमने सिर्फ़ वो काम करना है, जो देखना है जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। लुक, और बेहतरी क्या है? कि लोग देखें कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर है, टेररिज़्म ऑन द राइज़, लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं, 10,000 बंदे जेल में डाले गए हों, बच्चियों को, बुज़ुर्गों को डाला गया हो, औरतों को डाला गया हो, नो रूल ऑफ लॉ, और 250 मिलियन पॉपुलेशन जो आप कहते हैं कि एक जमहूरियत है, वो जमहूरियत नहीं रही। ठीक है? इस वक़्त पाकिस्तान जमहूरियत नहीं है। तो लिहाज़ा ये व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू एंड प्रूव? हम करना क्या चाह रहे हैं 2 साल के अंदर, और पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? दैट्स हमारा सिर्फ़ पॉइंट। हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया, कांग्रेस हो गया, हमारी 2 चीज़ें थी। पाकिस्तान में वी वांट रूल ऑफ लॉ, हमें इस चीज़ का हक है, और पाकिस्तान में हम जमहूरियत चाहते हैं, हमें इस चीज़ का हक है। उसमें चाहे हम पार्टी में हों, ना हों, पावर में हों, ना हों, नो प्रॉब्लम। लेकिन एट लीस्ट ये दोनों चीज़ें तो कायम करें मुल्क के अंदर। एग्ज़ैक्टली। लास्टली मैं आपसे ये पूछूँगा कि आपने इमरान खान साहब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए नेटफ्लिक्स के लिए कोई कोशिशें कर रहे थे, वो मामला कहीं गायब हो गया? वो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले तो नहीं गायब हो गए कहीं? नहीं, वो गायब नहीं हुए, लेकिन उनको वीज़ा भी इतना आसानी से नहीं मिल रहा, लेकिन वो लगे हुए हैं। मेरी कोई महीना हो गया उनसे बात नहीं हुई, क्योंकि एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन इंशाल्लाह वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, लगी हुई है, उनकी हर चीज़ इन प्लेस है। तो जो मेरी 1 महीना पहले उनसे लंदन में मुलाकात हुई थी, और वो ये कह रहे थे कि बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें आई गेस सामने आएगी। लेकिन अच्छा किया कि आपने मुझे रिमाइंड भी किया। वो पाकिस्तान में कोई उनको हर्डल्स तो नहीं है? ज़ाहिर है वो डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान में भी कुछ शूट करेंगे। जी, करेंगे। आई थिंक थोड़ी बहुत की भी है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि जिन लोगों को लोकली उन्हें हायर किया है, फिर वो आपको पता है वो फिर गायब हो जाएँगे। वो फिर चलें, अज़हर के शायद भाइयों के साथ कहीं खाना खा रहे हों। ज़ुल्फ़ी बुख़ारी साहब बहुत शुक्रिया आपने वी न्यूज़ को अपना वक़्त दिया। थैंक यू ज़ुबैर भाई, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।